हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे जो है एस्टेट या सीईटी के अंदर जो भी आपकी साइंस की आप प्रिपरेशन करते हो वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन उसको हम हिंदी में विलयन बोलते हैं। विलयन जो होता है हमारा सॉल्यूशन जो होता है सोल्यूट और सोलवेंट के मिलने से बनता है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, सॉल्यूशन जब भी होगा होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या है, जब सोल्यूट सोलवेंट को मिलाएंगे तो मिलने के बाद उनकी कंपोजिशन एक हो जाएगी। जैसे पानी में आप चीनी को घोल दीजिए तो चीनी आपको घुलने के बाद दिखाई नहीं देती है, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस। लेकिन अगर आपने उसमें रेत डाला, कंकड़ डाला, कोई और पत्थर डाला, वो नहीं घुलेगा तो वो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस। तो बेसिकली सॉल्यूशन होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज। बेसिकली सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट होता हमारा जो लेस क्वांटिटी में हो और सोलवेंट होता हमारा जो लार्ज क्वांटिटी में हो। सोल्यूट को कई बार बोल दिया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होगा वो हमारा सोल्यूट होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो लो होगी, जबकि सोलवेंट के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी हाई होगी। सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाने से हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब ये बात देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन कई न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें क्या होता है, कई बार सोलवेंट यूज करना होता है, कई बार सॉल्यूशन यूज करना होता है। तो वो आप तभी निकाल सकते हो, सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड करके सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन गिवन है, सोल्यूट गिवन है, तो सोलवेंट निकालना तो आपको माइनस करना पड़ता है सोलवेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सोल्यूट को। तो ये बात ध्यान रखने, देखने में छोटी सी बात है, लेकिन न्यूमेरिकल आपके सोल इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। दूसरा, आपको मास याद होना चाहिए इन एलिमेंट्स का। हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरोन 11, कार्बन 12। जो ज़्यादातर कंपाउंड यूज होते हैं उसको मैं और मार्क कर देता हूँ कि आपको जरूर याद हो। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन और कैल्शियम का 40 होता है, पोटासियम का 39 होता है। इसके बाद मैंगनीज 54.9, आयरन का मास आपको जरूर याद हो 55.9, कॉपर और जिंक, कॉपर का 63.5 और जिंक का 65.9, कोबाल्ट हमारा 58.9, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127, बेरियम 137 और यूरेनियम 238। इसके बाद जो हमारी कुछ टर्म्स हैं उनको नाम दिया जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, जब आपको पता हो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना है, सोलवेंट कितना है, तो उसको स्पेशल नाम दे दिया जाता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म। मतलब व्हेन ए नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए नोन अमाउंट ऑफ सोलवेंट या फिर सॉल्यूशन। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हमारी आती है मास परसेंटेज। क्या होती है मास परसेंटेज भाई, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है ग्राम में इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में हो, इनटू में 100, तो ये आपकी क्या निकल जाती है, मास परसेंटेज। यहाँ पे आप देखोगे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो मास परसेंटेज हमारी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या हमारी एक यूनिटलेस क्वांटिटी, तो क्या होगा, व्हेन ए नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 में से जो निकालेंगे वही हमारा परसेंटेज होता है। तो सीधी सी बात है भाई, ये हमारा क्या होगा, मास परसेंटेज। इसके बाद मास परसेंटेज को हम 3 तरह से जो है देख सकते हैं, W/W, W/V और V/V। W/W का मतलब वेट बाई वेट, यानी ग्राम ग्राम। W/V का मतलब है सोल्यूट ग्राम में, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो ग्राम की जगह किस में आ जाएगा, वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका फार्मूला क्या हो जाए, G/सेंटीमीटर क्यूब। और V/V का मतलब सोल्यूट भी सेंटीमीटर क्यूब में या ml में और वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब या ml में, तो ये हमारा V/V हो जाएगा। सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है हमारी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है भाई कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पे तो क्या था हमारा 100 ग्राम की हम बात कर रहे थे, 100 में से बात कर रहे थे, लेकिन स्ट्रेंथ हमारी हमेशा किस में आएगी, ग्राम पर लीटर में, ऐसे। यानी इसका फार्मूला क्या होगा, ये ऊपर वाला सेम हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अपोन में क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। थर्ड जो टर्म हमारी आती है मोलैरिटी, जिसको डिनोट किया जाता है हमारा कैपिटल M से। ध्यान देंगे, कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। और फोर्थ जो टर्म हम करेंगे मोलैलिटी, उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। तो कैपिटल M मतलब मोलर की बात करें हम, और स्मॉल m मतलब मोलैलिटी की बात करें। तो मोलैरिटी क्या होती है भाई, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसकी जगह पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। स्ट्रेंथ में क्या था हमारा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर,
इसकी जगह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में, किस में होना चाहिए, लीटर में। तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला हो जाता है किसके लिए, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई है भाई, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं भाई, एन से इसको डिनोट करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, W/mm इनटू इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर। तो ये हमारा फार्मूला हो गया अगर आपको सॉल्यूशन किस में गिवन हो, लीटर में। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सॉल्यूशन जो लीटर की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में दे देगा, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा, तो हमारा फार्मूला मोलैरिटी क्या हो जाएगा, W/mm इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह क्या आ जाएगा हमारा, सेंटीमीटर क्यूब। मैं फिर बता देता हूँ, अगर लीटर में वॉल्यूम गिवन है तो 1 अपॉन वॉल्यूम लेंगे, और अगर सेंटीमीटर क्यूब या ml में सॉल्यूशन गिवन है तो ऊपर हमारा 1000 आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट मोल्स दे रखे हो तो हमारा ये फार्मूला है डायरेक्ट। तो यहाँ से एक बात और आती है, मोलैरिटी में हमारा वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, कैपिटल M, यानी टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज होती है। वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। इसी प्रकार से नॉर्मेलिटी भी एक टर्म होती है हमारी, वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इसका अपोजिट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मोलैलिटी जो हमने स्मॉल m पढ़ा था, और एक हम आगे पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी में बस थोड़ा सा फर्क है, स्टार्टिंग इसकी सेम होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह आ जाएगा अमाउंट ऑफ सोलवेंट आ जाएगा, यही फर्क आएगा इन किलोग्राम। तो डेफिनेशन क्या होगी भाई, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट। फिर से वही नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं भाई हम, W/mm इनटू में इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 अमाउंट ऑफ सोलवेंट, किस में, किलोग्राम में। अब अगर हमें किलोग्राम ना गिवन हो, ग्राम गिवन हो, इसको ग्राम में बदलूंगा तो डिवाइड में 1000 करूंगा, 1000 ऊपर पलट के आ जाएगा। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, मोलैलिटी का फार्मूला हो गया। फिफ्थ जो टर्म आती है हमारी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगी भाई, नंबर ऑफ मोल की जगह आ जाएगा यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट, एक नई टर्म आ गई हमारी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। इसमें और मोलैरिटी में एक ही फर्क है, मोलैरिटी में था वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो कैसे निकलते, मोल कैसे निकलते थे, वेट बाई मोलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट निकलते वेट बाई इक्विवेलेंट मास। ये मैं बताऊंगा अभी इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा, इनटू में 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर से वही, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो ऊपर हम हमारा क्या ले लेंगे 1000। तो ये हमारी क्या होगी नॉर्मेलिटी। तो क्या डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे हम नॉर्मेलिटी। डिनोट करेंगे इसको कैपिटल एन से, मैंने कैपिटल एन आपको पहले बता दिया था, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम आया है। अब यहाँ पर एक टर्म आई है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं भाई, अगर कोई आयन है इक्विवेलेंट मास तो पहले उसका निकालेंगे मोलर मास, डिवाइड में उसकी वैलेंसी कर देंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, तो जो भी उसका मास है उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। अगर इक्विवेलेंट मास निकालना हो किसी एसिड का, कोई एसिड अगर आपको गिवन है तो उसको कैसे निकालेंगे, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे उसकी बेसिसिटी से। अब आप बोलोगे सर बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी अभी कोई कंपाउंड कितने H पॉजिटिव दे सकता है। जैसे मैं H2SO4 ले लूँ तो पहला काम तो हमारा क्या होगा, अभी इसका मोलर मास निकालना, क्योंकि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकलेगा, मोलर मास बटे बेसिसिटी। इसका मोलर मास कैसे निकालोगे भाई, ये जो टेबल याद करने के लिए मैंने बोला था, हाइड्रोजन का मास है 1, इनटू में 2 एटम है 2, प्लस दूसरा है सल्फर का, सल्फर का कितना है 32, एक ही एटम है 32। फिर भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 16, मल्टीप्लाई में कितने एटम है 4, 64। तो इसका आप सम करें तो कितना आ गया मोलर मास इसका 98, डिवाइड बाई बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या थी, कितने H दे सकता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होगे भी H2SO4 में 2 H दे सकता है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 49। तो मोलैरिटी में मास पुट होना था 98, लेकिन नॉर्मेलिटी में मास 98 नहीं, आपको कितना पुट करने का 49, क्योंकि यहाँ पर
जो फार्मूला उसमें वेट बाई इक्विवेलेंट मास है, मोलर मास नहीं है। तो यहाँ से एक फार्मूला और आ जाता है, मोलरिटी जो है वो किसके बराबर होती है, एन फैक्टर इंटू नॉर्मेलिटी। अब आप बोलोगे सर ये एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर अभी जितने एच या ओ एच वो दे सकता है। जैसे अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना होता है किसी बेस का, तो आप कैसे निकालते हैं, मोलर मास बटे उसकी एसिडिटी। एसिडिटी क्या, कितने ओ एच वो दे सकता है, कैसे, जैसे मैं NaOH ले लूँ तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 14। अब कितने OH दे सकता है, ये 1। तो यानी इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इसका सेम रहेगा क्योंकि एन फैक्टर इसका 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारी 6 टर्म पे। तो 6 टर्म आ जाती है हमारी मोल फ्रैक्शन। नाम से ही पता है मोल फ्रैक्शन, यानी हम मोल्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। मान लिया दो कंपोनेंट हमारे Na और Nb। Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी कंपोनेंट A के हैं, Nb नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट B के हैं। अगर मेरे को A के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा, चाई A किसके बराबर, A के मोल अपॉन में टोटल मोल। ये हमारा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अगर B के मोल फ्रैक्शन निकालने तो चाई B किसके बराबर होगा, B के मोल अपॉन में टोटल मोल। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो उसके मोल लीजिए, डिवाइड में टोटल मोल कर दिए। मान लिया कोई तीसरा कंपोनेंट होता C, तो C A B C 3 हो गए, तो A के मोल निकालने तो Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, B के Nb बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, C और होता तो Nc बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। हमेशा जो समीशन रहेगा भाई, चाहे A प्लस चाहे B या चाहे C कुछ भी है, उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपने मान लिया चाहे A के मोल पता कर लिए, तो चाहे B के अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चाहे A के पता है तो चाहे B किसके बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस चाहे A। ये हमारी रोयल्स लॉ में यूज होगी वैल्यू। मास फ्रैक्शन, मोल की जगह क्या आ गया मास, तो A का मास बटे में टोटल मास। तो मास फ्रैक्शन क्या होगा, चाहे B निकालना मान लिया तो B का वेट बटे में टोटल वेट, ये हमारा हो गया मास फ्रैक्शन। A का निकालना है तो वही WA बाई WA प्लस WB हो जाएगा। हमेशा इसमें भी चाहिए प्लस चाहिए भी 1 के बराबर रहेगा। तो जो चाहिए मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन दोनों की दोनों क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जब हमारे पास सोल्यूट बहुत थोड़ा हो और सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम गणवा में 10 की पावर 6। ये जो 10 की पावर 6 हमारा, ये 10 लाख यानी हम इसको मिलियन बोलते हैं। यूजुअली जो हमारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसको ppm में मापा जाता है, जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पार्ट्स पर बिलियन, अगर 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 कर दूं तो इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। दो इक्वेशन और होती है हमारी, मोलरिटी नॉर्मेलिटी इक्वेशन जो फॉलो करती है, M1V1 बराबर है M2V2, जिसमें M1 फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलरिटी उसका वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी उसका वॉल्यूम। इसमें से आपको कोई 3 वैल्यू गिवन होती है और फोर्थ जो आप निकाल सकते हो। अगर इनको मिक्स कर दे तो नई मोलरिटी M3V1 प्लस V2 ये किसके बराबर हो जाएगी, M1V1 प्लस M2V2। इसी प्रकार से नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होगी, N1V1 बराबर है N2V2। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो नई मोलरिटी, नई नॉर्मेलिटी N3V1 प्लस V2 किसके बराबर होगी, N1V1 प्लस N2V2। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारी कंसंट्रेशन टर्म, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स आज तक एग्जाम में आए हैं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू।